Why traditional business advice feels broken? क्या आपने कभी सोचा है कि बिजनेस शुरू करने से पहले हमें इतना डर क्यों लगता है? हम सोचते हैं पहले बड़ा प्लान चाहिए, फिर पैसा चाहिए, फिर सही टाइम चाहिए, फिर सही टीम चाहिए, और जब तक ये सब इकट्ठा होता है तब तक हमारा आइडिया ठंडा पड़ चुका होता है। हमारे दिमाग में एक तस्वीर बैठा दी गई है। बिजनेस मतलब रिस्क, 16 घंटे की मेहनत, निवेशकों के सामने प्रेजेंटेशन और लगातार भागदौड़। लेकिन सवाल है, क्या सच में यही एकमात्र रास्ता है? क्यों इतनी सारी कंपनियां भारी भरकम प्लानिंग के बावजूद फेल हो जाती हैं? क्यों कई छोटे साधारण से लोग बिना शोर शराबे के सफल हो जाते हैं? शायद समस्या मेहनत की नहीं, सोच की है। द मिथ ऑफ द रियल वर्ल्ड। हम अक्सर सुनते हैं ये आइडिया रियल वर्ल्ड में काम नहीं करेगा। लेकिन ये रियल वर्ल्ड आखिर है क्या? ये वही दुनिया है जहां नई सोच को पहले ही खारिज कर दिया जाता है, जहां लोग कहते हैं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, जहां बदलाव से डर लगता है। लेकिन इतिहास देखिए, हर बड़ी चीज पहले असंभव लगी थी। छोटी टीमों ने बड़े उद्योगों को हिला दिया, साधारण लोगों ने जटिल सिस्टम को चुनौती दी। तो शायद असली रियल वर्ल्ड वो नहीं है जो हमें बताया गया है। असल में ये दुनिया उन लोगों की है जो कोशिश करते हैं, भले ही शुरुआत छोटी हो। इंट्रोड्यूसिंग रीवर्क। इसी सोच को चुनौती देने के लिए लिखी गई है किताब रीवर्क। लेखक हैं जेसन फ्राइड और डेविड हाइनेमियर हैंसन, दो ऐसे लोग जिन्होंने एक छोटी, जानबूझकर सीमित कंपनी बनाकर दिखाया कि सफलता का रास्ता अलग भी हो सकता है। ये किताब मोटी भारी थ्योरी नहीं देती, ये सीधा वार करती है पुरानी मान्यताओं पर। ये कहती है आपको उतना नहीं चाहिए जितना आप सोचते हैं। इस पहले भाग में हम समझेंगे बिजनेस की नई वास्तविकता क्या है और क्यों पुरानी सलाह अब काम नहीं करती। अ डिफरेंट वे टू थिंक अबाउट बिजनेस। किताब का पहला बड़ा संदेश है, आज का समय अलग है। आज टेक्नोलॉजी सस्ती है। आज एक लैपटॉप और इंटरनेट से आप वैश्विक स्तर पर काम कर सकते हैं। आज आपको ऑफिस की जरूरत नहीं, 50 लोगों की टीम की जरूरत नहीं, करोड़ों। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम काम शुरू करने से ज्यादा समय उसकी तैयारी में लगा देते हैं? हम कहते हैं पहले पूरा प्लान बनाते हैं, 6 महीने का रोड मैप, 5 साल की रणनीति, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, मार्केट एनालिसिस, और फिर या तो हम शुरू ही नहीं करते या शुरू करते हैं और सब कुछ बदल जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज तेजी से बदल रही है, फिर भी हम मानते हैं कि हम आने वाले 5 साल की भविष्यवाणी कर सकते हैं। क्या यह सच में संभव है? प्लानिंग इज गेसिंग। रीवर्क का एक स्पष्ट और कठोर संदेश है, प्लानिंग असल में गेसिंग है। जब आप 6 महीने या 1 साल आगे का अनुमान लगाते हैं तो आप सिर्फ अनुमान ही लगा रहे होते हैं। हम अक्सर बेस्ट केस सिनेरियो सोचते हैं, मान लेते हैं कि सब कुछ समय पर होगा, कोई बाधा नहीं आएगी, कोई नई जानकारी सामने नहीं आएगी। लेकिन वास्तविकता कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। लेखक कहते हैं लंबी अवधि की प्लानिंग एक भ्रम देती है कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन असल कंट्रोल छोटे छोटे कदमों में है। अगर आप हर हफ्ते दिशा देखेंगे तो आप जल्दी एडजस्ट कर पाएंगे। अगर आप 5 साल का नक्शा बना लेंगे तो शायद आप उस नक्शे से चिपके रहेंगे, भले ही रास्ता बदल चुका हो। बड़े प्लान का एक और नुकसान है, वे शुरुआत को भारी बना देते हैं। जब आप सोचते हैं कि आपको 50 फीचर चाहिए, बड़ी टीम चाहिए, निवेश चाहिए, तो आपका दिमाग खुद ही कहता है अभी नहीं। छोटे आइडियाज भारी उम्मीदों के नीचे दब जाते हैं। इसके विपरीत अगर आप कहें कि मैं बस पहला छोटा वर्जन बनाऊंगा, तो चीजें हल्की हो जाती हैं। बिजनेस का मतलब परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। बिजनेस का मतलब है कुछ बनाना, उसे दुनिया के सामने रखना और सीखते हुए आगे बढ़ना। बड़े प्लान अक्सर देरी का बहाना बन जाते हैं, छोटे कदम असली प्रगति बनते हैं। ग्रोथ इज नॉट अ रिलीजन। अब एक और चौंकाने वाला विचार, हर बिजनेस को बढ़ना ही चाहिए, ये जरूरी नहीं। हमें बचपन से सिखाया गया है बड़ा बनो, ज्यादा कर्मचारी, ज्यादा ऑफिस, ज्यादा रेवेन्यू। लेकिन सवाल है क्यों? अगर आपका छोटा बिजनेस आपको अच्छी कमाई दे रहा है, आपको समय की आजादी दे रहा है, आपको संतुलन दे रहा है, तो क्या सिर्फ बड़ा दिखने के लिए उसे बढ़ाना जरूरी है? लेखक कहते हैं ग्रोथ एक ऑप्शन है, कर्तव्य नहीं। बढ़ने के साथ जटिलता आती है, मीटिंग्स बढ़ती हैं, लेयर्स बढ़ती हैं, निर्णय धीमे हो जाते हैं। कई बार छोटा रहना ही रणनीति होती है। प्रॉफिट ओवर पॉपुलैरिटी। आज की दुनिया में फंडिंग और वैल्यूएशन को सफलता का पैमाना माना जाता है, लेकिन किताब एक अलग दृष्टिकोण देती है। प्रॉफिट पर ध्यान दो। अगर आपका बिजनेस लाभ कमा रहा है तो आप स्वतंत्र हैं। आपको हर फैसले के लिए निवेशक को जवाब नहीं देना। आपको केवल दिखावे के लिए तेजी से बढ़ना नहीं,
लोकप्रिय आना आसान है, लाभदायक बनना मुश्किल, लेकिन टिकाऊ है। छोटा, स्थिर और लाभदायक मॉडल अक्सर बड़े लेकिन अस्थिर मॉडल से बेहतर होता है। तो अब तक हमने दो महत्वपूर्ण बातें समझी। पहली, लंबी प्लानिंग एक भ्रम हो सकती है। दूसरी, ग्रोथ अनिवार्य नहीं। अब अगला सवाल उठता है कि अगर हमें बड़े प्लान और अंधाधुंध ग्रोथ की जरूरत नहीं, तो शुरुआत कैसे करें? क्या हमें किसी की अनुमति चाहिए? क्या हमें परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना चाहिए? अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों शुरुआत के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो है कार्यवाही। रीवर्क हमें सिखाती है कि बिजनेस भविष्यवाणी का खेल नहीं, बल्कि छोटे निर्णयों की निरंतर यात्रा है। क्या आप आज भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, या पहला छोटा कदम उठाने को तैयार हैं? अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अक्सर कहते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, थोड़ा पैसा जमा हो जाए फिर कदम उठाऊंगा। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट मोमेंट कभी आता ही नहीं। हम तैयारी के नाम पर टालते रहते हैं, और जितना हम इंतजार करते हैं उतना ही हमारा आत्मविश्वास कम होता जाता है। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश है, शुरुआत के लिए तैयार महसूस करना जरूरी नहीं है, शुरुआत करने से ही तैयारी शुरू होती है। स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी। रीवर्क हमें सिखाती है कि आपको किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, आपको एमबीए की जरूरत नहीं, आपको 20 साल का अनुभव भी जरूरी नहीं, आपको बस शुरुआत करनी है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमें पहले सब कुछ सीख लेना चाहिए, लेकिन वास्तविक सीख तभी शुरू होती है जब आप कुछ बना रहे होते हैं। जब आप काम करते हैं तो आपको तुरंत फीडबैक मिलता है, जब आप केवल सोचते रहते हैं तो आपको केवल शक मिलता है। शुरुआत करना जोखिम नहीं है, लंबे समय तक इंतजार करना असली जोखिम है। स्क्रैच योर ओन इच। अब किताब का एक बेहद शक्तिशाली विचार, अपनी खुद की समस्या हल करो। अगर आपको किसी चीज से परेशानी है तो संभावना है कि और लोग भी उसी समस्या से जूझ रहे होंगे। जब आप अपनी जरूरत के लिए कुछ बनाते हैं तो आप अंदाजा नहीं लगाते, आप जानते हैं कि क्या काम करेगा। आप यूजर भी हैं और क्रिएटर भी। मार्केट रिसर्च जरूरी हो सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है स्पष्टता। और स्पष्टता तब आती है जब आप खुद समस्या महसूस करते हैं। जब आप दूसरों की समस्या सुलझाने की कोशिश करते हैं तो आप अनुमान लगाते हैं, जब आप अपनी समस्या सुलझाते हैं तो आप अनुभव से काम करते हैं। ये दृष्टिकोण अनिश्चितता को कम करता है, निर्णय लेना आसान बनाता है और उत्पाद को वास्तविक बनाता है। स्टार्ट एट द एपिसेंटर। किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत में बहुत सारे विकल्प होते हैं, डिजाइन, नाम, लोगो, वेबसाइट, मार्केटिंग। लेकिन सवाल है, असल में सबसे जरूरी क्या है? किताब कहती है एपिसेंटर से शुरू करो। एपिसेंटर यानी वो मुख्य चीज जिसके बिना आपका बिजनेस अस्तित्व में रहेगा ही नहीं। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो सबसे पहले खाना महत्वपूर्ण है, न कि इंटीरियर। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका मुख्य फंक्शन जरूरी है, न कि 20 एक्स्ट्रा फीचर। अक्सर हम बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन असली मूल्य हमेशा केंद्र में होता है। जब आप एपिसेंटर पर ध्यान देते हैं तो बाकी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। बिल्ड व्हाट्स नेसेसरी फर्स्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि लॉन्च से पहले सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन किताब कहती है जरूरी चीजें बनाओ, बाकी बाद में जोड़ो। पहला वर्जन छोटा हो सकता है, अधूरा लग सकता है, लेकिन अगर वो मूल समस्या हल कर रहा है तो वो पर्याप्त है। हर फीचर जो आप जोड़ते हैं जटिलता बढ़ाता है, हर अतिरिक्त चीज समय लेती है। अगर आप पहले दिन सब कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो शायद कभी लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे। छोटा लॉन्च करो, फिर सुधार करो, फिर विस्तार करो। ये एक प्रक्रिया है, एक बार में सब कुछ नहीं। तो अब तक हमने 3 बड़ी बातें समझी। पहली, परफेक्ट समय का इंतजार मत करो। दूसरी, अपनी समस्या से शुरुआत करो। तीसरी, एपिसेंटर पर ध्यान दो। अब अगला सवाल है, अगर हम कम से शुरू करें तो क्या वो पर्याप्त होगा? क्या कम वास्तव में बेहतर हो सकता है? अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों आधा लेकिन शानदार बनाना पूरे लेकिन औसत बनाने से बेहतर है, और क्यों काटना ही असली रचनात्मकता है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब हम कुछ नया शुरू करते हैं? हम बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं अगर हमें सफल होना है तो हमें सबसे ज्यादा फीचर देने होंगे, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना होगा, सबको प्रभावित करना होगा। लेकिन यही सोच अक्सर हमें रोक देती है। जितना बड़ा दायरा, उतनी ज्यादा जटिलता।
जितनी ज्यादा जटिलता उतनी ज्यादा देरी, और जितनी ज्यादा देरी उतनी कम संभावना कि चीज पूरी हो पाए। किताब हमें एक असुविधाजनक लेकिन शक्तिशाली विचार देती है। कम बनाओ, बिल्ड हाफ अ प्रोडक्ट। लेखक कहते हैं पूरा लेकिन औसत मत बनाओ, आधा बनाओ लेकिन शानदार बनाओ। यहां आधा का मतलब अधूरा नहीं है, इसका मतलब है केवल वो हिस्सा बनाओ जो वास्तव में जरूरी है। बहुत सारे प्रोडक्ट इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट केवल एक चीज बहुत अच्छे से करते हैं वो अलग पहचान बनाते हैं। जब आप कम फीचर रखते हैं तो आप हर फीचर पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, आप गुणवत्ता पर फोकस कर सकते हैं, आप स्पष्टता बनाए रख सकते हैं। बहुत कुछ जोड़ना आसान है, काटना मुश्किल है, लेकिन असली ताकत काटने में है। कट योर एम्बिशन इन हाफ। हम अक्सर अपनी महत्वाकांक्षा को सफलता की कुंजी मानते हैं, लेकिन कई बार यही महत्वाकांक्षा बोझ बन जाती है। अगर आप शुरुआत में ही सब कुछ हासिल करना चाहेंगे तो आप शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। महत्वाकांक्षा को थोड़ा कम करना हार मानना नहीं है, ये रणनीति है। अगर आप 20 फीचर बनाना चाहते हैं तो पहले 5 बनाइए। अगर आप 10 मार्केट में जाना चाहते हैं तो पहले 1 में टेस्ट कीजिए। छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं, बड़े लक्ष्य अक्सर अधूरे रह जाते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, गति बनती है, और गति ही असली ईंधन है। लॉन्च नाउ, इंप्रूव लेटर। कई लोग कहते हैं अभी लॉन्च नहीं कर सकते, अभी परफेक्ट नहीं है, लेकिन किताब का दृष्टिकोण अलग है। परफेक्शन की प्रतीक्षा अक्सर अनंतहीन होती है। अगर आपका प्रोडक्ट मूल समस्या हल कर रहा है तो उसे दुनिया के सामने रखिए। लॉन्च के बाद आपको वास्तविक प्रतिक्रिया मिलेगी। वो प्रतिक्रिया किसी भी अनुमान से ज्यादा सटीक होगी। जब तक आप बाहर नहीं आते आप सीख नहीं सकते, और बिना सीखे आप सुधार नहीं कर सकते। लॉन्च करना अंत नहीं है, वो शुरुआत है। कंस्ट्रेंट्स क्रिएट क्लैरिटी। अक्सर हम सोचते हैं कि सीमाएं बाधा हैं, कम बजट, कम समय, छोटी टीम, लेकिन किताब कहती है सीमाएं क्रिएटिविटी बढ़ाती हैं। जब आपके पास कम संसाधन होते हैं तो आप मजबूर होते हैं सिर्फ जरूरी चीजों पर ध्यान देने के लिए। सीमाएं आपको फोकस देती हैं, वे आपको प्राथमिकता तय करना सिखाती हैं। अगर आपके पास सब कुछ होगा तो आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास सीमाएं होंगी तो आप स्पष्ट निर्णय लेंगे। कई महान विचार सीमाओं के कारण पैदा हुए हैं, उनके बावजूद नहीं। तो अब तक हमने समझा कम बनाना कमजोरी नहीं है, काटना क्रिएटिविटी है, सीमाएं स्पष्टता लाती हैं, और लॉन्च जल्दी करना सीखने का सबसे तेज तरीका है। लेकिन एक और समस्या है, हमारे दिन का अधिकांश समय उत्पादक नहीं होता। हम व्यस्त दिखते हैं लेकिन प्रगति नहीं होती। हम मीटिंग्स में होते हैं लेकिन निर्माण नहीं करते। अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों उत्पादकता का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद का कार्य वातावरण है, और क्यों गहराई से काम करना ही असली बढ़त है। रीवर्क हमें सिखाती है कि कम बनाना ही कई बार सबसे बड़ा कदम होता है। क्या आप सब कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जो जरूरी है उसी पर ध्यान दे रहे हैं? अगर ये सोच आपको स्पष्टता दे रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आपने कभी पूरा दिन काम किया हो लेकिन शाम को महसूस हुआ हो कि असल में कुछ बना ही नहीं? हम सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, कॉल्स, मैसेज, ईमेल, मीटिंग्स, लेकिन दिन के अंत में ठोस परिणाम नहीं दिखता। किताब एक स्पष्ट अंतर बताती है, व्यस्त होना और उत्पादक होना अलग चीजें हैं। व्यस्तता शोर पैदा करती है, उत्पादकता परिणाम पैदा करती है। अगर आप कुछ बना नहीं रहे तो आप प्रगति नहीं कर रहे, भले ही आप थके हुए क्यों ना हो। मीटिंग्स आर टॉक्सिक। किताब का एक साहसी दावा है, मीटिंग्स अक्सर जहरीली होती हैं। क्यों? पहला कारण, वे समय को तोड़ देती हैं। 1 घंटे की मीटिंग सिर्फ 1 घंटा नहीं लेती, वो आपके काम की लय तोड़ देती है। दूसरा कारण, मीटिंग्स में बहुत लोग होते हैं लेकिन निर्णय कम होते हैं। हर कोई बोलता है, कम लोग जिम्मेदारी लेते हैं। तीसरा कारण, मीटिंग्स अक्सर अनुमान पर आधारित चर्चा बन जाती है। बातें होती रहती हैं लेकिन कुछ बनता नहीं। गहरा काम करने के लिए निरंतर समय चाहिए
और मीटिंग्स उस निरंतरता को तोड़ देती हैं। इंटरप्शंस किल डीप वर्क। आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? रुकावट। हर नोटिफिकेशन, हर बस 1 मिनट, हर अचानक कॉल, हर रुकावट आपको शुरुआत की स्थिति में वापस ले आती है। जब आप किसी जटिल काम में डूबे होते हैं तो आपका दिमाग एक गहराई में काम कर रहा होता है। रुकावट उस गहराई को तोड़ देती है। किताब कहती है, उत्पादकता का रहस्य अधिक काम करना नहीं है, कम रुकावटें होना है। अगर आप रोज 3-4 घंटे बिना रुकावट काम कर सकें तो आप हफ्तों का काम दिनों में कर सकते हैं। लॉन्ग लिस्ट्स डोंट गेट डन। हम में से कई लोग लंबी टू डू लिस्ट बनाते हैं, 20 काम, 30 काम, 50 काम, लेकिन सच्चाई क्या है? लंबी लिस्ट डर पैदा करती है। आप शुरुआत करने से पहले ही थक जाते हैं। किताब कहती है, छोटी लिस्ट बनाओ, एक समय में केवल कुछ महत्वपूर्ण काम। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपको संतुष्टि मिलती है, गति मिलती है, और वही गति अगले काम की ऊर्जा बनती है। एक समय में एक मुख्य काम, बाकी सब बाद में। मेक टाइनी डिसीजंस। बड़े फैसले भारी होते हैं, वे अहंकार से जुड़ जाते हैं और एक बार ले लिए जाएं तो बदलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन छोटे फैसले, वे लचीले होते हैं। अगर आप छोटे छोटे कदमों में निर्णय लेते हैं तो गलती भी छोटी होगी और सुधार भी आसान होगा। जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो डर कम होता है और प्रगति स्पष्ट दिखती है। यह दृष्टिकोण जोखिम को खत्म नहीं करता, लेकिन उसे संभालने योग्य बना देता है। तो अब तक हमने समझा, मीटिंग्स कम करो, रुकावटें घटाओ, छोटे काम करो, छोटे फैसले लो। लेकिन एक और बड़ा दबाव है, प्रतिस्पर्धा। हम अक्सर दूसरों को देखकर दिशा तय करते हैं। वे क्या बना रहे हैं, वे क्या जोड़ रहे हैं, वे कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगले भाग में हम समझेंगे क्यों दूसरों की नकल करना सबसे खतरनाक रणनीति हो सकती है और कैसे अलग होना ही असली प्रतिस्पर्धा है। जब भी हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, हमारी पहली प्रवृत्ति क्या होती है? हम देखते हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, उनकी वेबसाइट कैसी है, उनकी फीचर कितने हैं, उनकी कीमत क्या है। धीरे धीरे हमारा ध्यान अपने विजन से हटकर दूसरों की नकल पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन क्या दूसरों को देखकर आप कभी असली बढ़त बना सकते हैं? अगर आप हमेशा पीछे देखकर दौड़ेंगे तो आप आगे कैसे निकलेंगे? किताब साफ कहती है, कॉपी मत करो। नकल करना आसान है, लेकिन नकल आपको औसत बना देती है। जब आप किसी सफल कंपनी की नकल करते हैं तो आप उनकी ताकत नहीं, उनकी सतह कॉपी करते हैं। आपको उनके पीछे की यात्रा, उनकी गलतियां, उनका संदर्भ नहीं दिखता। और अगर आप उनके जैसे बनने की कोशिश करेंगे तो आप कभी उनसे आगे नहीं जा पाएंगे। अलग होना जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन अलग होना ही पहचान बनाता है। प्रतिस्पर्धा में जीतने का तरीका यह नहीं कि आप वही करें जो सब कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कुछ ऐसा करें जो बाकी नहीं कर रहे। यह किताब का एक अनोखा विचार है। ओवरडू मत करो, अंडरडू करो। ज्यादातर कंपनियां ज्यादा फीचर जोड़ती हैं, ज्यादा विकल्प देती हैं, ज्यादा जटिलता लाती हैं। आप उल्टा कीजिए, कम फीचर, कम विकल्प, साफ इंटरफेस, स्पष्ट संदेश। जब सब लोग सब कुछ बनने की कोशिश करते हैं तो आप एक चीज में बेहतरीन बनिए। कम देना कमजोरी नहीं है, अगर वो कम चीज अत्यधिक उपयोगी हो। सरलता अक्सर प्रतिस्पर्धा से अलग खड़ा करती है। फोकस ऑन व्हाट वोंट चेंज। बाजार बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, ट्रेंड बदलते हैं, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलती। लोग हमेशा तेज सेवा चाहेंगे, लोग हमेशा स्पष्टता चाहेंगे, लोग हमेशा भरोसा चाहेंगे। अगर आप अपनी रणनीति इन स्थायी चीजों पर बनाएं तो आपका आधार मजबूत रहेगा। ट्रेंड के पीछे भागना आपको अस्थिर बनाता है, स्थायी न जरूरतों पर ध्यान देना आपको टिकाऊ बनाता है। सवाल ये नहीं कि अगला ट्रेंड क्या होगा, सवाल ये है लोग हमेशा क्या चाहेंगे। पिक अ फाइट केयरफुली। कभी कभी आपको जानबूझकर एक अलग रास्ता चुनना पड़ता है, एक स्पष्ट स्टैंड लेना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से लड़ें। सही लड़ाई चुनिए, उस जगह खड़े होइए जहां आपका विश्वास मजबूत हो,
अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप किसी के लिए खास नहीं बनेंगे। आपका दृष्टिकोण स्पष्ट होना चाहिए, आपका संदेश स्पष्ट होना चाहिए, और अगर कोई आपसे असहमत है तो ये ठीक है। अलग पहचान का मतलब है कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ नहीं। तो अब हमने समझा, नकल मत करो, कम लेकिन बेहतर बनो, स्थायी चीजों पर ध्यान दो और अपनी अलग पहचान बनाओ। लेकिन इस सब के लिए एक और कौशल चाहिए, ना कहना। क्योंकि हर नया विचार, हर नया सुझाव, हर नया फीचर आपको रास्ते से भटका सकता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों ना कहना सफलता की सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है और कैसे सीमाएं बनाना ही असली स्वतंत्रता देता है। रीवर्क हमें सिखाती है कि असली प्रतिस्पर्धा दूसरों से नहीं, अपनी स्पष्टता से होती है। क्या आप दूसरों को देखकर दिशा तय कर रहे हैं या अपने सिद्धांतों से? अगर यह विचार आपको अलग सोचने की प्रेरणा दे रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अक्सर हाँ कहने को सकारात्मक गुण मानते हैं। किसी ने नया फीचर मांगा, हाँ। किसी ने नया प्रोजेक्ट सुझाया, हाँ। किसी ने कहा ये भी जोड़ दीजिए, हाँ। लेकिन हर हाँ की एक कीमत होती है। हर नई चीज समय लेती है, ध्यान बांटती है, ऊर्जा कम करती है। धीरे धीरे आपका फोकस टूटने लगता है, आपका मूल उद्देश्य धुंधला हो जाता है। कई बिजनेस इसलिए कमजोर होते हैं क्योंकि वे हर दिशा में फैल जाते हैं। से नो बाय डिफॉल्ट किताब एक मजबूत सुझाव देती है। डिफॉल्ट उत्तर ना होना चाहिए। ये नकारात्मकता नहीं है, ये स्पष्टता है। जब आप किसी नए विचार को देखते हैं तो पहले खुद से पूछिए, क्या ये हमारे मूल उद्देश्य से जुड़ा है? क्या ये अभी जरूरी है? क्या इससे हमारा मुख्य उत्पाद बेहतर होगा? अगर जवाब स्पष्ट नहीं है तो ना कहना बेहतर है। हर चीज जो अच्छी लगती है जरूरी नहीं कि उपयोगी भी हो। ना कहना सीमित करना नहीं है, ये ध्यान बचाना है। डोंट कंफ्यूज एंथुजियाज्म विथ प्रायोरिटी। कई बार कोई आइडिया हमें उत्साहित कर देता है। हम सोचते हैं ये शानदार है, इसे तुरंत जोड़ना चाहिए। लेकिन उत्साह और प्राथमिकता एक जैसी चीजें नहीं हैं। किसी विचार का रोमांचक होना यह साबित नहीं करता कि वो महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण वो है जो आपके मुख्य लक्ष्य को मजबूत करे। अगर आप हर नए विचार के पीछे भागेंगे तो आपका रास्ता कभी स्थिर नहीं रहेगा। स्थिरता फोकस से आती है और फोकस चयन से आता है। लेट कस्टमर्स आउटग्रो यू। ये किताब का एक असामान्य लेकिन ईमानदार विचार है। हर ग्राहक को हमेशा के लिए पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। अगर कोई ग्राहक आपकी सरलता से संतुष्ट नहीं है और उसे अधिक जटिल समाधान चाहिए तो शायद उसे आगे बढ़ने देना ही बेहतर है। हर ग्राहक के लिए सब कुछ बनने की कोशिश में आपका उत्पाद भारी हो जाएगा। आपका उद्देश्य सभी को खुश करना नहीं है, आपका उद्देश्य सही लोगों के लिए सही समाधान देना है। जब आप स्पष्ट पहचान बनाते हैं तो आपके ग्राहक भी स्पष्ट होते हैं। डिसीजंस आर टेम्पररी। एक और महत्वपूर्ण विचार, निर्णय स्थायी नहीं होते। हम अक्सर डरते हैं कि अगर हमने ना कह दिया तो शायद मौका खो देंगे, लेकिन अधिकांश फैसले वापस बदले जा सकते हैं। अगर भविष्य में परिस्थितियां बदलें तो आप अपनी रणनीति बदल सकते हैं। छोटे बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है लचीलापन। आप जो आज चुनते हैं वो हमेशा के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सब कुछ एक साथ चुनेंगे तो आप कुछ भी गहराई से नहीं कर पाएंगे। तो अब तक हमने सीखा, हर हाँ की एक कीमत होती है। ना स्पष्टता देता है, उत्साह प्राथमिकता नहीं है और निर्णय अस्थायी होते हैं। अब अगला सवाल आता है, अगर हम सरल और फोकस्ड रहेंगे तो दुनिया को कैसे बताएंगे कि हम मौजूद हैं? क्या हमें भारी भरकम विज्ञापन चाहिए? क्या हमें बड़ी पीआर एजेंसी चाहिए? अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों मार्केटिंग एक विभाग नहीं बल्कि एक आदत है और कैसे सिखाना ही सबसे शक्तिशाली प्रचार है। रीवर्क हमें सिखाती है कि सीमाएं ही स्पष्टता लाती हैं। क्या आप हर अवसर के पीछे भाग रहे हैं या सच में महत्वपूर्ण चीजों को चुन रहे हैं? अगर ये विचार आपके निर्णयों को बदल सकता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हम मार्केटिंग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े विज्ञापन, महंगे कैंपेन, सोशल मीडिया पर शोर, बड़े बड़े लॉन्च। हमें लगता है कि अगर हमारे पास भारी मार्केटिंग बजट नहीं है तो हम दिखाई नहीं देंगे। लेकिन क्या सच में यही तरीका है? इतिहास बताता है कि कई सफल कंपनियां चुपचाप शुरू हुईं, बिना बड़े विज्ञापन के, बिना बड़े बजट के। तो फिर असली मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट,
किताब का स्पष्ट संदेश है, मार्केटिंग कोई अलग विभाग नहीं है। मार्केटिंग वो है जो आप हर दिन करते हैं। आपका प्रोडक्ट कैसा है, वही मार्केटिंग है। आप ग्राहकों से कैसे बात करते हैं, वही मार्केटिंग है। आपकी ईमानदारी, वही मार्केटिंग है। अगर आपका काम उपयोगी है, लोग उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मदद करते हैं, लोग आपको याद रखेंगे। मार्केटिंग केवल ध्यान खींचने का खेल नहीं है, ये भरोसा बनाने की प्रक्रिया है। बिल्ड एन ऑडियंस बिफोर यू नीड वन। अक्सर लोग तब मार्केटिंग शुरू करते हैं जब उन्हें बिक्री की जरूरत होती है, लेकिन बेहतर तरीका यह है, पहले भरोसा बनाइए, फिर बिक्री कीजिए। अगर आप लगातार उपयोगी जानकारी साझा करते हैं, अगर आप अपनी प्रक्रिया के बारे में खुलकर बताते हैं, अगर आप लोगों को सिखाते हैं, तो धीरे धीरे एक ऑडियंस बनती है। और जब आप कुछ लॉन्च करते हैं तो वो ऑडियंस तैयार होती है। ऑडियंस बनाना एक दीर्घकालिक निवेश है। ये तुरंत परिणाम नहीं देता, लेकिन स्थिर परिणाम देता है। आउट टीच योर कॉम्पिटिशन। किताब कहती है, प्रतिस्पर्धा से आगे निकलना है तो उनसे ज्यादा सिखाइए। लोगों को समझाइए कि आपका उद्योग कैसे काम करता है। अपनी गलतियां साझा कीजिए, अपना ज्ञान खुलकर दीजिए। कुछ लोग डरते हैं, अगर हम सब बता देंगे तो लोग कॉपी कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, ज्ञान साझा करना आपकी विश्वसनीयता बढ़ाता है। जब आप सिखाते हैं तो आप विशेषज्ञ बनते हैं और लोग विशेषज्ञ पर भरोसा करते हैं। गुप्तता हमेशा ताकत नहीं होती, कई बार पारदर्शिता ही ताकत होती है। वेलकम ऑब्सक्योरिटी। हर शुरुआत छोटी होती है और शुरुआत में अक्सर कोई नहीं देखता। किताब कहती है, इस अनदेखीपन से डरिए मत। जब कोई ध्यान नहीं दे रहा, तब आप प्रयोग कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप पहले दिन से ही सबका ध्यान चाहते हैं तो आप दबाव में आ जाएंगे। धीरे धीरे बढ़ना अधिक टिकाऊ है। लोकप्रियता लक्ष्य नहीं होनी चाहिए, मूल्य लक्ष्य होना चाहिए। तो अब हमने समझा, मार्केटिंग शोर नहीं, भरोसा है। सिखाना सबसे मजबूत प्रचार है और धीरे धीरे बढ़ना सुरक्षित है। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता है, एक और सवाल उठता है, टीम कैसे बनाई जाए, किसे हायर किया जाए, कब किया जाए, क्या हमें रॉकस्टार चाहिए या जिम्मेदार लोग। अगले भाग में हम समझेंगे कि क्यों सही लोगों का चुनाव किसी भी रणनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है और क्यों हायरिंग में धैर्य सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। रीवर्क हमें सिखाती है कि असली मार्केटिंग भरोसे की नींव पर खड़ी होती है। क्या आप ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं या मूल्य बनाने की? अगर ये विचार आपके दृष्टिकोण को बदल सकता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब बिजनेस थोड़ा बढ़ने लगता है तो पहला विचार क्या आता है? हमें और लोगों की जरूरत है। हमें लगता है कि ज्यादा लोग मतलब ज्यादा प्रगति। लेकिन क्या सच में ऐसा है? कई बार हम लोगों को इसलिए हायर करते हैं क्योंकि हम व्यस्त हैं। लेकिन व्यस्त होना यह साबित नहीं करता कि हमें और कर्मचारी चाहिए। हर नया व्यक्ति जिम्मेदारी, संवाद और समन्वय बढ़ाता है। और अगर स्पष्टता नहीं है तो जटिलता भी बढ़ती है। किताब का एक स्पष्ट सिद्धांत है, जब तक दर्द ना हो, हायर मत करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, जब तक आप किसी काम को खुद संभाल सकते हैं, संभालिए। जब तक काम का बोझ सच में बाधा न बन जाए, तब तक टीम न बढ़ाइए। जल्दबाजी में हायरिंग अक्सर गलत चयन की ओर ले जाती है। धीरे धीरे बढ़ना स्थिरता देता है और हर नए सदस्य का चयन सोच समझकर होना चाहिए। टीम बनाना गति का नहीं, गुणवत्ता का सवाल है। हम अक्सर जॉब पोस्ट में रॉकस्टार या निंजा जैसे शब्द देखते हैं, लेकिन किताब कहती है, इन शब्दों से बचिए। आपको चमकदार व्यक्तित्व नहीं चाहिए, आपको जिम्मेदार, स्थिर और भरोसेमंद लोग चाहिए। एक अच्छा वातावरण साधारण लोगों से भी बेहतरीन काम निकलवा सकता है। अगर आपका सिस्टम मजबूत है तो आपको सुपर हीरो की जरूरत नहीं। रॉकस्टार संस्कृति अक्सर अहंकार और असंतुलन लाती है। टीम वर्क चमक से नहीं, विश्वास से बनता है। एक और महत्वपूर्ण विचार, मैनेजर्स ऑफ वन। ऐसे लोग जो खुद अपना काम संभाल सकें, जिन्हें हर कदम पर निर्देश की जरूरत न हो। स्वतंत्रता एक उपहार नहीं है, यह जिम्मेदारी है। अगर हर छोटा निर्णय किसी और की मंजूरी पर निर्भर है तो गति धीमी हो जाएगी। छोटे बिजनेस की ताकत है तेज निर्णय, और यह तभी संभव है जब लोग स्वयं प्रबंधित हों। रेज्यूमे अक्सर कहानी बताते हैं, लेकिन वे पूरी सच्चाई नहीं बताते। सालों का अनुभव गुणवत्ता की गारंटी नहीं है, डिग्री प्रतिभा की गारंटी नहीं है। किताब सुझाव देती है, लोगों को काम करके परखें। टेस्ट प्रोजेक्ट दीजिए, छोटा असाइनमेंट दीजिए,
असल कौशल शब्दों में नहीं, काम में दिखता है। जब आप काम के आधार पर चयन करते हैं तो रिस्क कम होता है। तो अब हमने समझा, जल्दी हायर मत करो, रॉकस्टार से ज्यादा भरोसेमंद लोग चुनो, स्वतंत्रता दो और कौशल को काम से परखो। लेकिन टीम बनाना केवल लोगों को चुनना नहीं है। सवाल है टीम का वातावरण कैसा हो, संस्कृति क्या है, क्या ये नीतियों से बनती है या व्यवहार से। अगले और अंतिम भाग में हम समझेंगे कि क्यों संस्कृति बनाई नहीं जाती बल्कि विकसित होती है, और कैसे नेतृत्व शब्दों से नहीं, उदाहरण से आता है। जब भी कंपनी कल्चर की बात होती है तो हम क्या सोचते हैं? ऑफिस में गेम जोन, फ्री स्नैक्स, इवेंट्स, मोटिवेशनल पोस्टर्स। लेकिन किताब एक सख्त सच बताती है, संस्कृति बनाई नहीं जाती, वो विकसित होती है। संस्कृति स्लोगन नहीं है, संस्कृति नीतियां नहीं है, संस्कृति वो है जो आप रोज करते हैं। अगर आप भरोसा देते हैं तो भरोसा संस्कृति बनता है। अगर आप पारदर्शिता रखते हैं तो पारदर्शिता संस्कृति बनती है। संस्कृति किसी घोषणा से नहीं, निरंतर व्यवहार से बनती है। ट्रीट अडल्ट्स लाइक अडल्ट्स। कई संगठन अपने कर्मचारियों को बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, हर छोटे खर्च के लिए अनुमति, हर निर्णय के लिए मंजूरी। लेकिन जब आप लोगों पर भरोसा नहीं करते तो वे भी जिम्मेदारी महसूस नहीं करते। किताब कहती है, लोगों को वयस्क की तरह ट्रीट कीजिए, उन्हें स्वतंत्रता दीजिए, स्पष्ट अपेक्षाएं दीजिए और परिणाम की जिम्मेदारी दीजिए। जब लोग सम्मान महसूस करते हैं तो वे बेहतर काम करते हैं। नियंत्रण कम, भरोसा ज्यादा, यही स्वस्थ संस्कृति का आधार है। ASAP इज पॉइजन। एक छोटा शब्द ASAP, हम इसे हर ईमेल में जोड़ देते हैं, हर अनुरोध में लिख देते हैं। लेकिन जब हर चीज अत्यावश्यक होती है तो कुछ भी वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं रहता। लगातार आपातकाल का माहौल तनाव पैदा करता है और तनाव रचनात्मकता को कम करता है। हर काम तुरंत नहीं होना चाहिए, प्राथमिकता स्पष्ट होनी चाहिए, लेकिन हर चीज को आग की तरह पेश करना नुकसानदायक है। शांत वातावरण में बेहतर निर्णय लिए जाते हैं। ओन योर मिस्टेक्स। कोई भी बिजनेस गलतियों से मुक्त नहीं है, लेकिन असली अंतर यह है कि आप गलती को कैसे संभालते हैं। किताब कहती है, बुरी खबर खुद दीजिए, छिपाइए मत। ईमानदारी अल्पकाल में कठिन हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में भरोसा बनाती है। जब आप समस्या स्वीकार करते हैं तो समाधान भी संभव होता है। गति महत्वपूर्ण है, धीमी प्रतिक्रिया स्थिति को और बिगाड़ देती है। इंस्पिरेशन इज पेरिशेबल। अब इस पूरी किताब का अंतिम और गहरा संदेश, विचार हमेशा रहेंगे लेकिन प्रेरणा नहीं। जब आप किसी नए विचार से उत्साहित होते हैं तो वो ऊर्जा सीमित समय के लिए होती है। अगर आप उसे टाल देंगे तो वो ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। प्रेरणा ताजा फल की तरह है, जल्दी उपयोग करें वरना खराब हो जाएगी। यही कारण है कि किताब बार बार कहती है, शुरू कीजिए, अभी कीजिए, छोटा कीजिए लेकिन कीजिए। इस पूरी यात्रा में हमने देखा, प्लानिंग अनुमान है, ग्रोथ विकल्प है, कम बनाना बेहतर है, मीटिंग्स कम रखें, ना कहें, सिखाएं, सोच समझकर हायर करें। संस्कृति व्यवहार से बनती है और प्रेरणा अस्थायी है। रीवर्क कोई जादुई फॉर्मूला नहीं देती, ये सोच बदलती है। ये कहती है, बिजनेस जटिल नहीं होना चाहिए, ये ईमानदार, सरल और केंद्रित हो सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या सोचती है, सवाल ये है कि आप क्या शुरू करेंगे। रीवर्क हमें सिखाती है कि सफलता बड़े शोर से नहीं, छोटे स्पष्ट कदमों से बनती है। क्या आप आज पहला कदम उठाएंगे या फिर सही समय का इंतजार करेंगे? अगर ये पूरी श्रृंखला आपको मूल्यवान लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।